जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद मंजूर एंड यू आर वाचिंग एहतशाम जान भट्ट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का सीएसएस का 2023 का पेपर। इससे पहले हम कुछ और पेपर भी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मर्केंटाइल लॉ के डिस्कस कर चुके हैं। हम इस सीरीज को जो है दोबारा से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो आप लोग अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट्स में और बताइएगा कि हम इसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएसएस अकाउंटिंग 2023 में जो पेपर हुआ है, पेपर 1, पहले उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर हम पेपर 2 को भी देखेंगे। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मर्केंटाइल लॉ का भी पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 से ही स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 1 में जो आपका, इसमें आपको पता तो होगा जिन लोगों ने ऑप्ट किया हुआ है कि इसमें 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन ए होता है जिसमें आपका जो है वो फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग में क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग में से आते हैं। ठीक है, तो पहला फाइनेंशियल एंड एडवांस अकाउंटिंग होता है, एंड द सेकंड पार्ट इज कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं, पेपर 1 के फर्स्ट पार्ट को। पेपर 1 के फर्स्ट पार्ट में सेक्शन 1 में क्वेश्चन था जिसमें उसने इस दफा 2 थ्योरी के क्वेश्चन दिए, और आई होप सो ये जो है वो इस लेगेसी को वो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इससे पहले भी अकाउंटिंग में ऐसा होता था कि एक आधा क्वेश्चन थ्योरी का आता था। तो अभी हम इसको भी देखेंगे। वो कहता है कि व्हाट आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, डिफाइन एनी 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स शॉर्टली। अब मैं स्कोप सीएसएस एकेडमी के फोरम से अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का सब्जेक्ट 2022 के सीएसएस एग्जाम के बाद से पढ़ा रहा हूँ। तो जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता है कि हम पहली क्लास में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आप जहाँ पे देखें ना कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, तो वो सेट रूल्स होते हैं जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को गवर्न कर रहे होते हैं, जिसमें आपकी जो है वो रिपोर्टिंग हो रही होती है, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, और एनालाइज कर रहे होते हैं आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अब आपकी जो है इनकम स्टेटमेंट भी आ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ जाता है जो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखता है, और उसके अलावा आपकी बैलेंस शीट भी आ जाती है जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस भी करता है, उसकी रिपोर्टिंग भी होती है और उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है। रिकॉर्डिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी दोनों जो चीजें हैं वो इसमें चलती हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, अच्छा नेक्स्ट हम इसमें अगर देखें तो जो है ना, उसने कहा था कि कोई से 4 प्रिंसिपल्स को आप डिस्कस करें। तो वो 4 प्रिंसिपल्स, आप कोई भी 4 प्रिंसिपल डिस्कस कर सकते थे। मैंने जो अपनी क्लासेस में भी करवाए हुए, मैचिंग प्रिंसिपल, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न और फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स, तो आप इन्हीं को डिस्कस कर सकते थे। अब मैचिंग प्रिंसिपल जिसमें आप एक्सपेंस रिकग्निशन भी इसको कहते हैं, एक्सपेंस रिकग्निशन प्रिंसिपल, ये होता क्या है? इसमें आप कहते हैं ना कि बेशक वो आपका खर्चा आपने पे किया है या नहीं किया, अगर आपका वो खर्चा हो गया है तो आप उसको रिकॉर्ड करें। बेशक वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं ना, या आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो इसी बेस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो आपके ये मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये होता है, वो कहता है कि आपने रेवेन्यू अर्न किया है या नहीं किया। अगर आपने जो सर्विसेज दे दी हैं, बेशक आपको पैसे मिले हैं या नहीं मिले, आप उनको रिकॉर्ड करें, तो ये आपका कहलाता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। और इसी बेस के ऊपर हम अपने जितने भी अक्रूड रेवेन्यूज होते हैं, या जितने भी हमारे प्रीपेड रेवेन्यूज होते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं इस बिहाफ पे। ठीक है, तो ये एक जो है सेकंड प्रिंसिपल था। इसके बाद थर्ड प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, तो थर्ड प्रिंसिपल जो होता है वो आपका जो है वो आपका ये जो गोइंग कंसर्न होता है कि आपका बिजनेस चलता रहेगा। उसके अलावा फोर्थ प्रिंसिपल फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल होता है। तो ये आपके 4 मेजर प्रिंसिपल होते हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल्स की, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। तो द लास्ट वन इज द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, जिसमें आपका ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप फुली डिस्क्लोज करें इंफॉर्मेशन, जितनी भी हो, जो भी आपकी लाइबिलिटीज हैं, जो भी आपके एसेट्स हैं, इसी बेस के ऊपर आपकी जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं वो पब्लिश की जाती हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसका इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 था, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। आपने प्रिंसिपल को फर्दर एक्सप्लेन भी करना था, एक दो दो लाइनों में, तो आपने 2 पेजेस की लेंथ तक इसको जो है वो कंप्लीट करना था। इसी का सेकंड पार्ट था अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब आपको कन्वेंशन और प्रिंसिपल्स में थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए।
प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो सेट रूल्स होते हैं, ये फॉर्मल होते हैं, ठीक है। और जो कन्वेंशंस होती हैं वो इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस होती हैं। जैसे आपकी नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस जो होती हैं और आपके जितने भी लॉज हैं उनमें डिफरेंस है ना। एक आपकी कुछ कस्टम्स होती हैं आपकी सोसाइटीज की, तो वही अकाउंटिंग कन्वेंशंस वही है जो आपकी इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस है, जो इतनी ज्यादा इम्पोर्ट हो चुकी हैं आपके बिजनेसेस में कि उनको फॉलो करना आपके लिए जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आप उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसी में इसमें अकाउंटिंग कन्वेंशन में डिफरेंट कन्वेंशन आ जाती हैं, जिसमें आप कहते हैं कि जी हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए हमारे साथ, मतलब जो भी जितना भी डाटा वगैरह होता है वो हमें शेयर करना चाहिए। इसमें कंजर्वेशन कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन होती है कि आप रियलिस्टिक अप्रोच यूज करें। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन होती है जिसमें आप जो है मेथड्स में कंसिस्टेंसी रखते हैं कि आप अकाउंटिंग मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर आप अकाउंटिंग मेथड यूज कर रहे हैं, क्या कहते हैं वो वाला, आप अकाउंटिंग मेथड यूज करें स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आप उसी को कंटिन्यू करें। अगर आप दूसरा जो है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू करें। तो कंसिस्टेंसी इन मेथड होनी चाहिए आपकी। आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं वो किस मेथड पे बना रहे हैं, एसेट्स को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। सो ये आपकी कंसिस्टेंसी कन्वेंशन होती है। दूसरी मटीरियलिटी कन्वेंशन होती है जिसमें आपको फाइनेंशियल पोजीशन की जितनी भी मटेरियल फैक्ट्स होते हैं वो आपको लाजमी डिस्क्लोज करने चाहिए। एंड द लास्ट वन ऑब्जेक्टिविटी कन्वेंशन होता है जिसमें आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि जो एविडेंसेस के थ्रू आपकी ट्रांजैक्शन सपोर्ट होनी चाहिए, कि कोई भी वाउचिंग उसका कोई वाउचर होना चाहिए, कोई भी रिसीट जो है वो आपको शो करनी चाहिए। तो ये हम इसका जो पहला पार्ट था उसको हमने देखा थोड़ा सा। अच्छा जी, इसका हम अगर पार्ट टू देखें तो इसका पार्ट टू जो था वो 10 मार्क्स का था। उसमें उसने सिंपल आपसे ट्रायल बैलेंस पूछी हुई थी। अब जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं जाहिर है वो वीडियोस भी देख रहे होंगे, तो आपको तो पता होगा कि मैं जब जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस वगैरह करवाता हूँ तो उसमें मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूँ। और मैंने आपको कहा भी था कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस वगैरह आ जाए तो आपने उसको जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग बनानी है। तो यहाँ पे असल बेसिक जो पर्पस थी उसने प्रॉपर फॉर्मेट बकायदा हाईलाइट कर दिया है। उसने कहा है कि आप ट्रायल बैलेंस बनाएं इसको प्रॉपर फॉर्मेट में, ठीक है। इसका जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसको बनाएं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन के ऊपर ही मैंने इसको सॉल्व करके कोशिश की है, मैंने इसको सेपरेट भी प्रिपेयर की है। तो यहाँ पे आप देखिए जितनी भी हाईलाइटेड चीजें हैं ना वो आपके एक्सपेंस। अब ट्रायल बैलेंस में हम क्या चीजें लिखते हैं, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। ये मैं आपके साथ फॉर्मेट भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा, इसमें डेबिट साइड पे जितने भी एक्सपेंसेस और एसेट्स होते हैं ना वो आप डेबिट साइड पे लिखते हैं। जितनी भी लाइबिलिटीज और जो आपकी इक्विटी होती है, शेयर कैपिटल वगैरह होता है, वो आप क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। अब जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आने थे ट्रायल बैलेंस के अंदर वो आपकी लाइबिलिटी होते हैं। जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो आपकी क्या होती है, एसेट्स होते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज उसने दी थी, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वजह से बहुत से लोगों की जो ट्रायल बैलेंस है वो इक्वल नहीं आ रही थी। क्लोजिंग स्टॉक हम कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते। क्लोजिंग स्टॉक अगर आप ट्रायल बैलेंस में लिखें तो फिर आपको वो परचेजेस के साथ वर्ड देता है एडजस्टेड परचेजेस, जिसका मतलब होता है कि क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस हो चुका है। तो जब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं हुआ तो आप उसको दोबारा से नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस वजह से आप जो है वो अगर ऐसा करते तो आपकी जो है वो ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आनी थी। और दूसरा यहाँ पे कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया था तो उन्होंने ये बात की थी कि उनको दरमियान में एक इशू आया था। वो इशू क्या था कि उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि कैरेज आउटवर्ड और कैरेज इनवर्ड जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इनडायरेक्ट। अब ये मैटर नहीं करता कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, दोनों ही एक्सपेंसेस है और आपने दोनों को डेबिट करना था। अगर किसी ने इसको क्रेडिट किया है तो उसकी भी ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आई होगी। तो एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो आपने डेबिट ही करने थे। तो ये आप ट्रायल बैलेंस यहाँ पे देखिए, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, प्रीमिसेस। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस को क्यों हमने डेबिट किया, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। ओपनिंग स्टॉक हमारा एसेट है, प्रीमिसेस हमारे एसेट्स हैं, फर्नीचर हमारा एसेट है, मशीनरी हमारा एसेट है, ड्राइंग्स हमारा एक्सपेंस होता है। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। ऑनर ने जो चीजें ली हैं बिजनेस में से वो ड्राइंग्स होती हैं और वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। परचेजेस जो है, अब परचेजेस जो हमारा होता है ये डेबिट होता है, ये एक्सपेंस होता है। वो चीजें हम खरीदते हैं जिसको हमने बाद में रीसेल करना है। तो जब हमने वो कोई इन्वेंट्री परचेज किया है तो उसके ऊपर हमारे पैसे लगे हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस होता है। अब सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है, इस वजह से क्रेडिट हुआ है। अच्छा, मैंने आपको कहा लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज क्रेडिट होती है, इसके साथ एक और चीज भी क्रेडिट होती है, दैट इज रेवेन्यूज, ठीक है। तो सेल्स भी क्रेडिट होगा। डिस्काउंट अगर आपने कोई रिसीव किया तो ये आपका रेवेन्यू है, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस होता है, कैरेज आउटवर्ड आपका एक्सपेंस है, रिटर्न इनवर्ड। अब ये आपके रिटर्न इनवर्ड्स क्या होती है कि जो आपने
सेल्स की थी वो आपको रिटर्न हो गई है, तो जो रेवेन्यू आपने अर्न किया था वो अब कम हो गया है, उस इतने से कम करना है तो हम उसको, जाहिर है ये कंट्रा एंट्री होती है। ये सेल्स क्रेडिट हो रही है तो सेल्स रिटर्न क्या होंगी, डेबिट होंगी। इसी तरह परचेज डेबिट हो रही है तो परचेज रिटर्न क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। देखिए रिटर्न्स आउटवर्ड, अब जो हमने चीजें खरीदी थी उसमें से कुछ चीजें खराब निकली हैं या हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम उनको क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, तो वो हमने क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस होती है, इनका बस आपको थोड़ा सा इशू हुआ होगा। बाकी तो जो एक्सपेंसेस जैसे वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस है, कैश इन हैंड आपका एसेट है, रेंट रेट एंड टैक्सेस है, ये आपके एक्सपेंसेस है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखिए ना, आपने एडवांस पे रिसीव कर लिया है तो ये अब आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, इसीलिए बिल्स रिसीवेबल आपके एसेट्स होते हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटीज होती हैं। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को ट्रीटमेंट कर देनी थी। बैंक डेट्स, अब ये आपका क्या होता है, बैंक जितने भी आपके डेट्स होते हैं वो आपका एसेट होता है। बिल्स पेएबल, बिल्स, अब बुक डेट्स, सॉरी बुक डेट्स जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, डेटर्स ही है ना, तो ये आपके एसेट होते हैं। बिल्स पेएबल आपका लाइबिलिटी है, बैंक लोन जो है वो आपकी लाइबिलिटी है, कैपिटल जो है वो आपका इक्विटी वाली साइड पे आना था तो क्रेडिट साइड पे, और कैरिज इनवर्ड, अब ये भी आपका एक्सपेंस है, ठीक है। ये लास्ट पे बिल्कुल गिवन था, तो अब लोगों ने समझा कि जब आपकी ये परचेज इनवर्ड और सॉरी जो है रिटर्न इनवर्ड जो है वो उधर जा रही है तो शायद ये भी उस साइड पे जाना था, तो ऐसा नहीं है, ये भी एक्सपेंस था, ये भी आपका क्या होना था, ये आपका डेबिट होना था। अब आप इसको टोटल करके चेक कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके टोटल करके देख लीजिएगा, दोनों टोटल बिल्कुल सेम है और आपकी ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो उसने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी थी और उसने आपसे अर्निंग पर शेयर इस तरीके से आपकी जो है वो एक रेशियोज पूछी हुई थी, अर्निंग पर शेयर, रिटर्न एंड क्लोजिंग इक्विटी, बुक वैल्यू पर शेयर। अब आपको पता है हम जब क्लास में डिस्कस करते हैं तो मैंने अभी तक स्टूडेंट्स को जो चैप्टर मैं स्किप करवाता हूँ तो वो पार्टनरशिप अकाउंटिंग था 2021-22 में, उसमें से क्वेश्चन आया था, तो 23 के कुछ सेशंस को मैंने पार्टनरशिप भी करवाया था, लेकिन इस दफा पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं आया और मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि चांसेस है कि इस दफा वो पार्टनरशिप में से क्वेश्चन ना दे, और वही हुआ। तो अगर यहाँ पे देखें उसने नेक्स्ट में हमें कहा है कि हमें उसने कुछ डाटा दे दिया और 3000 मतलब 1000 उसने कॉमन ले लिया, तो उसे यही आपको ख्याल में रखना था कि ये 3 जीरोस एडिशनल इन सब के साथ थी, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको वहां पे ख्याल नहीं रहता तो आप मिस्टेक भी कर जाते हैं। अच्छा, अर्निंग पर शेयर उसने पूछी हुई थी, रिटर्न ऑन इक्विटी और बुक वैल्यू पर शेयर आपका, इसने पार्ट ए बी और सी 3 पार्ट दिए थे, 5 मार्क्स, और लास्ट जो पार्ट था वो 10 मार्क्स का था। 5 मार्क में उसने फिर 3 चीजें पूछी हुई थी, तो आपने डायरेक्ट सिंपली इसका फॉर्मूला लिख के इसको कैलकुलेट कर देना था, इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये 5 नंबर का और इसमें 3 है ऑलरेडी ही, और फिर 2-2 साल है, तो फिर आप खुद अंदाजा कर लें कि काफी लेंथी पेपर था इस दफा। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए अर्निंग पर शेयर का आपको फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पे जो है वो डिविडेंड जो है वो उसने नहीं बताया कि प्रेफर्ड डिविडेंड है। जब प्रेफर्ड डिविडेंड होता है ना तो वो बकायदा मेंशन करता है। प्रेफर्ड डिविडेंड दो तरह का होता है, क्यूमुलेटिव डिविडेंड और नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड। क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि बेशक उसने आपको जो है इस दफा अनाउंस नहीं किया ना, फिर भी आपका इकट्ठा हो रहा है, जब वो अनाउंस करेगा डिविडेंड तो आपको प्रीवियस ईयर्स का भी मिलेगा। और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है कि अभी जब जब वो अनाउंस करेगा तब वो आपको मिलेगा। तो प्रेफर्ड स्टॉक में भी दो तरह के डिविडेंड होते हैं, और डिविडेंड प्रेफर्ड डिविडेंड प्रॉपर मेंशन होता है कि प्रेफर्ड डिविडेंड, तो यहाँ पे मेंशन नहीं था, सिर्फ डिविडेंड मेंशन था, तो इस वजह से हम उसको प्रेफर्ड डिविडेंड कंसीडर नहीं कर सकते। तो अर्निंग पर शेयर में हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों का ले लिया, 2021-22 दोनों का गिवन था। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए उसने एक में 220 दिया है 2021 में, और बाय जो है 20 में उसने दिया है 200, तो यानी कि इसमें 2,20,000, उसमें 2 लाख, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया किसके ऊपर, हमने इक्विटी शेयर्स के ऊपर। इक्विटी शेयर्स दोनों में सेम रहे हैं, 60-60 उसने कहा तो 60,000 हो गया, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3.67 और 3.33, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट रिटर्न ऑन क्लोजिंग इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फॉर्मूला होता है, नेट इनकम को आप डिवाइड कर देते हैं शेयर होल्डर की जितनी भी इक्विटी हो। तो अब यहाँ पे उसने आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी दे दिए थे और इक्विटी भी बता दी थी, ठीक है। लेकिन ना उसने आपको इक्विटी बताई थी तो आपने क्लोजिंग ही लेनी थी। उसने मेंशन भी किया था क्लोजिंग, लेकिन आपने फिर भी क्लोजिंग ही लेनी होती है, क्योंकि वही आपकी इक्विटी होती है। आप एंड पे कर रहे होते हैं ना, एट द एंड आप जो है वो स्टेटमेंट्स कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है ना वो उसके बाद आप नेक्स्ट करें तो जो है
अच्छा, उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो इसमें नेट इनकम को डिवाइड कर देते हैं शेयर होल्डर्स की इक्विटी के ऊपर। अब नेट इनकम आपको गिवन थी और इक्विटी भी गिवन थी, तो आपने जस्ट सिंपली उनको डिवाइड कर देना था, तो ये आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी आ जानी थी। लास्ट जो था वो बुक वैल्यू पर शेयर था, और बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर की इक्विटी को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स पे। नंबर ऑफ शेयर्स दोनों में 60,000 थे, और इक्विटी एक में 8,20,000, दूसरे में 7 लाख थी। अब ये सारा डाटा आपको गिवन था, आपने जस्ट फार्मूलाज लिख के उसमें वैल्यूज पुट करनी थी, और फार्मूलाज के लिए आपको जाहिर है रेशियोज के फार्मूलाज आने चाहिए, और वो मैं क्लास में करवाता हूँ, ठीक है। अब याद करना तो आपका अपना काम है। अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट था डिविडेंड पर शेयर एंड रेट ऑफ डिविडेंड फॉर 2022, आप बताएं। अब रेट ऑफ डिविडेंड जो है उसके लिए हम ग्रोथ देखते हैं, और यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं थी। किस तरीके से हमें पता चला कि कोई ग्रोथ नहीं है? क्योंकि उसने क्वेश्चन में यहाँ पे हमें बताया है डिविडेंड जो है वो सेम रह रहा है। देखिए 100 डिविडेंड सेम है, तो इट मींस कि कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो डिविडेंड रेट तो जीरो आएगा आपका। और डिविडेंड जो है हम देखते हैं डिविडेंड पर शेयर, इसका फार्मूला होता है, सिंपली फार्मूला होता है टोटल डिविडेंड जो आपने पे किया उसको नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं उसके ऊपर डिवाइड कर दें, तो आपके पास डिविडेंड पर शेयर आ जाता है। सिंपल सा वर्ड से जो आपको आइडिया हो रहा है कि डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड को डिवाइड कर दें किसके ऊपर? नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो आपके पास हर शेयर के हिसाब से डिविडेंड आ जाएगा। तो 60,000 शेयर्स थे, 1 लाख डिविडेंड था, तो एक शेयर के ऊपर 1.67 रुपीज आपको मिल रहे थे। डिविडेंड ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बताया कि दो डिविडेंड्स के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो ग्रोथ होती है। कि हर, अब अगर 2020 में वो 1 लाख दे रहा होता और 2021 में वो 1,10,000 दे रहा होता, तो 10% ग्रोथ हो जानी थी। लेकिन यहाँ पे वो दोनों में सेम दे रहा है, तो हमने उनका डिफरेंस लेके डिवाइडेड बाय डिविडेंड जो है वो लेटेस्ट ईयर पे किया, तो वो क्या आ गया? जीरो आ गया। तो क्योंकि आप दोनों सेम है तो डिफरेंस लेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो इट मींस कि नो ग्रोथ। तो आपने ये मेंशन कर देना था कि डिविडेंड ग्रोथ रेट 0% है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, वही सेम रहेगा डिविडेंड। अच्छा, इसमें पार्ट 3 था। पार्ट 3 को हम एक दफा पढ़ लेते हैं। पार्ट 3 में उसने कहा है कि फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022 द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू एम फॉर अर्निंग पर शेयर ₹4। अब अर्निंग पर शेयर जो है वो पहले हमने कैलकुलेट भी किया, 3.67 समथिंग थी और 3.333 समथिंग थी। तो अब वो कह रहा है कि वो इसको एम कर रहा है 4%, विच इज 9% हायर देन फॉर द ईयर 2021। तो अब यहाँ से भी आप अपने क्वेश्चन आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। 3.67 में आप इसका 9% लें तो वो ऐड करें तो वो 4 ही बनता है, ठीक है। तो 9% ऑफ 3.67 जो है वो आप इसमें ऐड करेंगे, तो वो 0.34 समथिंग बनेगा, 33 समथिंग। तो वो आप ऐड करते हैं तो वो 4 ही बनता है। उसने क्या कि अब वो एस्टिमेट कर रहा है ईपीएस 4 एंड रिटर्न एंड क्लोजिंग इक्विटी 25%। compute the estimated book value as at 31st December, assuming that management targets are achieved. Also compute estimated figures for profit after tax, dividend and equity. अब उसने कहा कि assuming that management targets are achieved, और management के targets क्या थे कि earning per share 4 है और आपकी closing equity 25% है। तो हम इन रेशियो से रिवर्स कैलकुलेशन करके हम इक्विटी, एस्टिमेटेड इक्विटी, हम उसकी जो है वो डिविडेंड और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो एस्टिमेटेड, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिंपल हम इसको सॉल्व करते हैं। देखे ना यहाँ पे सी में सबसे पहले हम अब हमें जो डाटा इजीली एक्सेसिबल होगा ना, हम पहले उसको सॉल्व कर लेंगे। उसने हमसे पूछा क्या है, पहले हम वो 4 चीजें मेंशन कर देते हैं, और उसने हमें डाटा क्या किया है। तो ये आप चीजें थोड़ी सी करनी होती है प्रेजेंटेशन के लिए, पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले भी बताता रहता हूँ कि पेपर प्रेजेंटेशन के लिए ये आपको चीजें करनी पड़ती हैं। अच्छा, और आपको इस अगर पेपर की पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ जो है वो दे दूंगा। अच्छा, वो कहता है कि फॉर 2022 एम फॉर अर्निंग पर शेयर कितना है? 4, विच इज 9% हायर देन रिटर्न ऑन इक्विटी 25%। अब हमें रिटर्न ऑन इक्विटी का भी फार्मूला पता है और अर्निंग पर शेयर का भी फार्मूला पता है, तो वहां से हम जो चीजें मिसिंग होंगी वो हम एस्टिमेटेड वाली कैलकुलेट कर लेंगे। उसने क्या फाइंड क्या करना है? आपने एस्टिमेटेड बुक वैल्यू फाइंड करनी है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड करना है, और एस्टिमेटेड डिविडेंड फाइंड करना है, और उसके अलावा आपने एस्टिमेटेड इक्विटी भी फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो है, हमारे पास अर्निंग पर शेयर है, और अर्निंग पर शेयर का फार्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। उसने कहा है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, सो नंबर ऑफ शेयर्स तो वो सेम ही रहे हैं। नेट प्रॉफिट यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर हमारे पास ऑलरेडी एस्टिमेट गिवन है, और हम ये, उसने ये भी कहा है कि आप अज्यूम करें कि वो उसने टारगेट अचीव कर लिया है, सो इट मींस कि उसने 4% जो है वो ₹4 अचीव कर लिया है। तो 4 अर्निंग पर शेयर ये हमें पता है, ये हमें उसने बता दिया था, इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और नंबर ऑफ शेयर्स भी हमें पता
आता है। सो यहाँ से हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हम इसको 60,000 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एस्टिमेटेड वाला हमारे पास आ जाएगा 2,40,000। और प्रीवियसली कितना था, 2,20,000 था, और उससे प्रीवियस कितना था, 2 लाख था। तो अब कितना हो गया, 2,40,000 हो गया है, और यही उसने पूछा हुआ था। अब हम इससे नेक्स्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास नेट इनकम भी आ चुकी है एस्टिमेटेड, जो कि 2,40,000 है। अब उसने कहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी, अब हम इक्विटी यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इक्विटी की वैल्यू क्या हो गई होगी। तो क्योंकि हमने एस्टिमेटेड इक्विटी भी फाइंड करनी थी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमारे पास है 25%, उसने हमें बता दिया था, ये भी उसका टारगेट है। और नेट इनकम हमने जस्ट कैलकुलेट किए 2,40,000, और शेयर होल्डर इक्विटी अब हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, 25%, 2,40,000 डिवाइडेड बाई इक्विटी। अब इक्विटी यहाँ पे डिवाइड हो रही है, उधर चली जाएगी, और ये 25% इधर आ जाएगा। तो ये 25% इधर आएगा, तो 25% का मतलब है 25 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, या 0.25, ठीक है। तो आप 0.25 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास इक्विटी का आंसर आ जाएगा। लास्ट वीडियो के नीचे मैंने कुछ कमेंट्स भी देखे थे, कुछ लोगों ने कहा था कि बहुत ही बकवास मेथड है, ये है वो है, रीडिंग कर रहे हैं। तो मेरे बेटा, ये सॉल्व भी मैंने ही किया है। अगर मैं रीडिंग कर रहा हूँ तो मैं ये सॉल्व भी कर सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं होता, जिसकी वजह से मैं पहले से सॉल्व करके फिर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सोल्यूशन भी मैंने खुद ही किए हैं। एट द जो है वो पॉइंट, या एट द इंस्टेंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या होता है कि फिर आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं रहता। अच्छा, उसके बाद एस्टिमेटेड इक्विटी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये हमारे पास आ गई 9,40,000 क्लोजिंग इक्विटी। ये किस तरीके से आई, हमने उसको जो है वो चेंज कर दिया, 25 इधर आ गया, मल्टीप्लाई 100 हो गई। आप इसको डायरेक्टली 0.25, 2,40,000 को आप 0.25 पे डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास 9,40,000 आ जाएगा। ये आपकी इक्विटी पहले 8,20,000 थी, अब कितनी होगी, 9,40,000 हो गई है। ये इसका क्या मतलब है, इसकी बुक वैल्यू तो सेम रही होगी, लेकिन उसकी जो है वो चीज बड़ी होगी, उसकी, बल्कि उसकी वही मार्केट वैल्यू बड़ी है ना, तो वही उसकी बुक वैल्यू होगी। तो एस्टिमेटेड बुक वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है, तो शेयर होल्डर इक्विटी भी है, नंबर ऑफ शेयर्स भी हमें पता है, क्योंकि वो तो सेम रहे हैं। तो इस पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एस्टिमेटेड बुक वैल्यू 15.67 आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एस्टिमेटेड डिविडेंड। अब हमें पता है कि कोई ग्रोथ नहीं होनी, तो डिविडेंड तो ₹1,00,000 ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है डिविडेंड ग्रोथ रेट कितना है, 0%। तो वो डिविडेंड जो है वो सेम रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाना था। ये इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच इज फोर्थ क्वेश्चन ऑन पेपर। उसने कहा है कि पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रीमियम फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर ended December 31st 2021 and 2022 और एज फॉलोज उसने हमें कंपैरेटिव दिया है, क्योंकि उसने कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी आपसे इनडायरेक्ट मेथड में पूछनी होती है, तो या तो वो आपको इनमें चेंजेस बता देता है कि एसेट्स में कितने चेंजेस हुए हैं, या वो आपको 2 पैरेलल बैलेंस शीट्स दे देता है, ताकि आप वहां से, या ट्रायल बैलेंसेस वगैरह दे देता है, ताकि आप वहां से डिफरेंस फाइंड आउट कर ले कि कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, क्योंकि वही आपने रिफ्लेक्ट करना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे उसने ये हमें सारा डाटा देने के बाद आपसे ये चीजें पूछी थी। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी उसने जो दी थी, जिससे आपने कुछ मिसिंग वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते थे। अब यहाँ पे आपको नेट इनकम नहीं गिवन थी, विच इज द फर्स्ट आइटम फॉर इनडायरेक्ट मेथड टू सॉल्व द कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस। तो लेकिन उसने आपको एक और चीज दे दी थी, उसने आपको कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस दे दिए। तो उसने कहा था ग्रॉस फंड्स जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द ईयर 10,60,000। तो यहाँ से आपने रिवर्स कैलकुलेशन के थ्रू, अब कुछ लोगों ने यहाँ से आगे भी सॉल्व कर दिया, तो वो भी किसी लिहाज से ठीक ही है। अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये आपको उसने डाटा दिया है ना, इसको आपने रिफ्लेक्ट करना था वहां पे। तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस ही तो होते हैं जो इनडायरेक्ट मेथड में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने 10,60,000 से आगे स्टार्ट कर दिया, तो आगे अगर आपने ट्रीटमेंट ठीक किए तो वो उसको आप उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन 10,60,000 से पीछे जाके आपने नेट इनकम फाइंड आउट करनी थी। नेट इनकम को फाइंड आउट करने के 2 तरीके थे। यहाँ पे रिटेन अर्निंग के भी बैलेंसेस गिवन थे, और डिविडेंड भी बताया गया था। तो उस तरीके से भी आप नेट इनकम फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन बेटर वे यही था कि आप रिवर्स कैलकुलेशन के थ्रू करते, ताकि आपका एग्जैक्ट नेट इनकम आ जाता है, ठीक है। क्योंकि कुछ छोटे मोटे चीजें और भी हो सकती है नेट इनकम वगैरह में। तो यहाँ पे उसने, अगर हम क्वेश्चन को देखें, ये हमें कुछ डाटा गिवन है, नीचे उसने एडिशनल डाटा दिया। ड्यूरिंग द ईयर 2022 डिविडेंड एट 10% वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, द पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹10। तो यहाँ से हम डिविडेंड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अ मोटर व्हीकल हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹1,00,000 एंड डेप्रिसिएटेड बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 वाज सोल्ड फॉर ₹80,000। अब यहाँ पे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी।
जो कि इनडायरेक्ट मेथड में ही होती है। अब क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन की है बुक वैल्यू पे, डेप्रिसिएशन जो होती है ना वो इनडायरेक्ट मेथड में काउंट ही नहीं होती। वो कहता है कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको यहाँ पे तो जो लग रहा होगा कि आपने 20,000 जो है वो गेन किया है, वो गेन भी आपने माइनस करना था नेट इनकम में से, ठीक है। क्यों? अब आपके माइंड में आएगा क्यों हमने माइनस करना था। इसी वजह से हमने बल्कि ऐड करना था। जिस तरह हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर करते हैं उसी तरीके से हमने इसको ट्रीट करना था, क्योंकि डेप्रिसिएशन को भी हम जो है वो ऐड बैक करते हैं और इसको भी हम ऐड बैक करना था, ठीक है। तो वो भी हमने इसमें से माइनस कर देना था, ठीक है। तो वो हम माइनस कर देते हैं। अच्छा, अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसके बाद एक और ट्रीटमेंट नेक्स्ट ये थी, उसने कहा ग्रॉस फंड जनरेटेड, ये आपको उसने बता दिया। IS 7 फॉर द ईयर, IS 7 जो होता है वो इनडायरेक्ट मेथड को जो है वो आपका बताता है कि इनडायरेक्ट मेथड। और वैसे भी डेटा से भी आपको आइडिया हो रहा है कि डायरेक्ट मेथड से तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना उसने हमें कोई रिसीट्स दी है ना उसने पेमेंट्स दी है। तो इसीलिए हमें यहाँ से डाटा से भी आइडिया हो रहा है कि हमें इनडायरेक्ट मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसके जो हेडिंग्स वगैरह देते हैं, प्रीमियम फैब्रिक, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंड कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब फर्स्ट जो आइटम था ना ये आपका नेट इनकम, ये आपका मिसिंग था, तो यहाँ पे आपने नेट इनकम लिख के छोड़ देना था। डेप्रिसिएशन अब आपको कितना पता कैसे पता चलेगी कितनी है, ये आपको उसने क्वेश्चन में बताई हुई थी। ये देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन उसने बताया है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने आपको डेप्रिसिएशन दी है। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ गई, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसने कहा ये जहाँ पे 6 लाख थी यहाँ पे 9 लाख हो गई, तो 3 लाख इसकी है। और यहाँ पे 2,80,000 थी, यहाँ पे 4,20,000 हो गई, तो इन दोनों का डिफरेंस है तो 1,40,000 यहाँ की डेप्रिसिएशन है। इन दोनों को ऐड किया तो 1,40,000 और 3 लाख, 4,40,000 बन गया, ठीक है। तो ये आपकी डेप्रिसिएशन आ गई 4,40,000। ये यहाँ पे मैंने गलत कैलकुलेशन कर दी है, 7,40,000, 4,40,000 आनी थी। चलिए ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद गेन ऑन जो सेल ऑफ मोटर व्हीकल था वो आपने 20,000 माइनस कर देना था, और इस हिसाब से फिर ये आपकी नेट इनकम भी उसी हिसाब से ज्यादा आ जानी थी, ठीक है। क्योंकि आपने वो उसको 10,60,000 ये आपको गिवन था, 10,60,000। इससे रिवर्स आपने जितना भी इंक्रीज इन ट्रेड क्रेडिटर्स होता है वो आपने ऐड कर देना था, और उसके अलावा जो है इंक्रीज इन स्टॉक था वो भी आपने ऐड कर देना था, माइनस कर देना था, और ट्रेड डेटर्स। अब इसका एक लॉजिक है, ठीक है। आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज होती है ना, आपकी जितनी भी करंट लाइबिलिटीज अगर वो इंक्रीज हो रही होती है ना, तो आप ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि इतना कैश था जो हमारा जाना था लेकिन हमने वो बचा लिया, ठीक है। तो इसी तरह आप जब भी आपकी लाइबिलिटी देखें ना, ट्रेड क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हो तो आप उसको ऐड कर रहे होंगे। अब जब आपका स्टॉक डिक्रीज होता है तो तब आप ऐड करते हैं, लेकिन जब स्टॉक में इंक्रीज होता है तो तब आप माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने स्टॉक परचेज किया होगा तो आपके पास से कैश गया होगा, तो इट मींस कि वो आपने माइनस करना है। देखिए यहाँ पे इंक्रीज इन स्टॉक है तो आपने माइनस किया, अगर वो आपको डिक्रीज इन स्टॉक दिया होता तो वो आपने ऐड करना था। तो इस लॉजिक के ऊपर ये सारी ट्रीटमेंट्स आपने कर देनी होती है, जितनी भी आपकी चेंजेस इन आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होता है वो इस तरीके से हम ट्रीट करते हैं। तो आपके पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ जाना था 10,60,000 जी आपको गिवन था। फिर कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आना था। उसने कहा यहाँ पे ये हमें यहाँ से पता चलना है कि उसने कितनी लैंड और बिल्डिंग एक्वायर की है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 15 लाख था और यहाँ पे 25 लाख है, तो 10 लाख जो है वो उससे एसेट इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये 2021 है और ये 20 है। नेक्स्ट वो कहता है कि यहाँ पे 25 लाख था और यहाँ पे 20 लाख है, 30 लाख है लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी, तो ये भी 10 लाख से उसने मजीद 5 लाख की मजीद प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है। मोटर व्हीकल में यहाँ पे 5,80,000, 6,20,000, तो 40,000 की उसने मजीद मोटर व्हीकल्स परचेज किए हैं। अब स्टॉक ये स्टॉक इन हैंड और ट्रेड क्रेडिटर्स यहाँ वो आप करंट एसेट्स में यही से डिफरेंस देख के लिख चुके हुए हैं। तो हम यहाँ पे एसेट्स जितने हमने एक्वायर किए वो हम लिख लेंगे, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, एक्विजिशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। अब क्योंकि ये हमने सारे एक्वायर किए हैं तो हमारे पास से कैश गया, ये हमने इन्वेस्टमेंट्स की है। और इसी तरीके से जो हमने सेल प्रोसीड देखी थी 80,000 की, तो वो हमारे पास कैश आया है। उसने बताया था ना कि जो हमने वो मोटर व्हीकल जो है वो बेचा है उसकी बुक वैल्यू इतनी थी, तो हमें कैश इतना मिला, तो जितना हमारे पास कैश आया हमने उसको यहाँ पे लिख देना था। ये इसकी दो ट्रीटमेंट्स हो गई। ये देखें, यहाँ पे इसने कहा था कि 80,000 के लिए सोल्ड किया है, तो वो 80,000 हमने यहाँ पे लिख देना था। तो ये आपका मोटर व्हीकल आ जाना था 80,000। जब हमने नेट कैश फ्लोज करनी थी तो आपके पास आपने इन सबको ऐड कर देना था आपस में, और इसमें से ये 80,000 प्लस का है तो ये माइनस होना था, तो आपकी माइनस में 14,60,000
जो है वो आपके पास आ जाना था कैश। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है कि कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसमें उसने हमें दो तीन आइटम्स भी बताए हुए थे, यहाँ पे उसने एक बताया है, ये देखें, ये देखिए उसने बताया शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस उसने 8 लाख से 30 लाख कर दिया, तो 23 लाख के उसने शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस जो है वो मजीद इशू किए हैं। और पेड अप कैपिटल तो सेम रहा है, जो है वो रिटेन रनिंग का यहाँ पे कोई ट्रेड प्रिंट नहीं होगी। तो ये उसने ये हमें जस्ट बताया था, ये हमने इसमें लिख देना था। और उसके अलावा उसने कहा डिविडेंड भी कुछ दिया है शायद, हाँ ये देखिए उसने कहा कि डिविडेंड उसने हमें कितना दिया है, ये यहाँ पे डिविडेंड। तो आपको पता है डिविडेंड जितना भी हम देते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही, क्योंकि हमने शेयर्स किए इश्यूज किए होते हैं तो उसी में ही हम उसको डिविडेंड भी पे करते हैं। तो 10% वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर, द पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹10। तो 10% डिविडेंड दे रहे हैं हर शेयर के ऊपर। तो जो पेड अप वैल्यू कितनी है, 10,000 है। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी हमें गिवन है, तो इक्विटी को हम डिवाइड कर लेने था पर वैल्यू पे, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाने थे, उसका 10% लेके हमारे पास डिविडेंड आ जाना था कि उसको इतना डिविडेंड दिया है। ठीक है, ये डिविडेंड की कैलकुलेशन मैंने नीचे की भी है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पहले हमने फाइंड आउट कर लिया और उसका फिर 10% लिया, तो 50,000 हमारे पास डिविडेंड आ जाना था। ठीक है, तो ये हमने माइनस कर देना था यहाँ पे। और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हमने कैसे कैलकुलेट करनी थी, ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लेनी थी। जो है वो हमने वहां पे देखी, पहले 8 लाख थी, फिर 30 लाख होगी, तो 22 लाख से बढ़ गई। तो ये 22 लाख यहाँ पे आ जाना था। और इसको हमने नेट किया तो 21,50,000। और इस 21,50,000 में से हमने बाकी ये माइनस कर दिया और वो प्लस किया, तो हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ गए 17,50,000। तो ये आपका आंसर आ जाना था यहाँ पे। नेक्स्ट अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो बी पार्ट था उसमें आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी थी। उसने कहा मिस्टर हैदर स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन March 1st 2022 विद अ कैपिटल ऑफ ₹6,45,000। और इसमें जो है हिज न्यूली अपॉइंटेड बुक कीपर, उसने ऐसे ही सिंपल रिकॉर्डिंग कर दी थी, तो हमने इसको देख लेना है। एक्सपेंसेस कितने पे किए हैं, रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स कितनी हुई है, परचेज ऑफ मोटर बाइक कितना हुआ है, परचेज ऑन कैश कितना है, सेल्स ऑन कैश कितना है, ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर हैदर कितनी है, पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स ये है। अब ये कहाँ कहाँ पे आने थे, अब ये सेल्स वहां पे आएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में, एक्सपेंसेस पेड जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे, रिसीट फ्रॉम डेटर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल हमने मोटर व्हीकल परचेज किया, एसेट्स बैलेंस शीट में आएगा, परचेज ऑन कैश हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाना था, पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, पेमेंट ड्राइंग टू मिस्टर हैदर। अब यहाँ पे ना डाटा बहुत इनसफिशिएंट था, तो इसमें एंड पे जाके आपकी बैलेंस शीट इक्वल नहीं आनी, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट डाल देते हैं। सस्पेंस अकाउंट सिंपली ये होता है कि आपने अपनी बैलेंस शीट को इक्वल करना होता है। तो उसके लिए अगर आप जो भी साइड आपकी छोटी आ रही हो, आप बैलेंस शीट में डेबिट साइड पे अगर आपका काम आ रहा है तो आप उसको सस्पेंस एसेट के नाम से डाल दें, और क्रेडिट साइड पे कम आ रहा है तो सस्पेंस लाइबिलिटी के नाम से डाल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने लाजमी करनी होती है, और यहाँ पे आपको ये करने की जरूरत थी क्योंकि उसने बिल्कुल डाटा सिंपल वेग तरीके से दिया था, तो आपने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना था। जो जिस चीज की ट्रीटमेंट थी वो उस तरीके से आपने करनी थी। अब देखिए ना, जहाँ पे उसने आपको बताया है कि क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ पे आता है, वहां पे आपने लिखना था पेएबल रिसीवेबल। अब ये उसने एडजस्टमेंट में दिए हैं, तो एक दफा आपकी लाइबिलिटी आ जानी थी, दूसरी दफा आपने उनको डेटर्स और क्रेडिटर्स के तौर पे भी रिकॉर्ड करना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीजें करनी थी। तो सबसे पहले इस पे हमने ये कर देना था, ये देखें, यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने क्या करना था, परचेजेस रिकॉर्ड करनी थी। ठीक है, ये देखें, परचेजेस रिकॉर्ड कर दी, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया। उसके अलावा सेल्स ऑन कैश, क्लोजिंग स्टॉक, उसके अलावा पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स। अब पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स हमने की है, तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो यहाँ पे मजीद हमने जो है वो जो हमारे आउटस्टैंडिंग थे वो भी लिखने थे, और यहाँ पे भी रिसीट्स टू क्रेडिटर्स में। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर देना था। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन आपने फाइंड आउट करनी थी, और डेप्रिसिएशन के लिए आपने ख्याल रखना था कि 9 माह, क्योंकि उसने 1 मार्च से स्टार्ट किया और न्यूली बिजनेस है, तो उसके कोई भी पहले से बैलेंसेस तो अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी नहीं आया, क्योंकि उसने अभी से बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, उसने यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे उसने बताया है, उसने कहा है कि यहाँ पे देखें यार,
स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन मार्च 1, तो यहाँ पे उसने अपना कैपिटल भी दे दिया है, ठीक है। तो ये चीज आपने इस तरीके से इसको कर लेना था। आई होप सो ये आप पीडीएफ मेरे से ले लीजिएगा, वहां पे आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। अब हम कॉस्ट काउंटिंग की तरफ आते हैं, क्योंकि टाइम काफी इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो वीडियो भी अपलोड नहीं हो सकेगी, हो तो जाएगी तो फिर वो काफी लेंथी हो जाएगी। अच्छा, इसमें अब एक क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, लोग कह रहे थे पेपर लेंथी था, तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप कर सकते थे तो वो आपका टाइम सेविंग था। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, लेबर कॉस्टिंग भी करवाई थी क्लास में, और आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवाई थी। तो ईगल स्टार इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, द कंपनी यूजेस वन प्रीमियम बोनस स्कीम फॉर इट्स वर्कर्स पेरोल, वर्कर्स आर आल्सो entitled to dearness allowance of rupees 2400 per week of 48 hours. Mr. Afzal is one of the workers of that company. His basic wage rate is 1200 per day of 8 hours. His time sheet for the week is क्राफ्टिंग में 25 आवर्स उसको अलाउ थे, टाइम टेकन उसको 20 आवर्स किए हैं, असेंबलिंग में 30 आवर्स 20 आवर्स उसने टेकन किए हैं, और इडल टाइम वेस्टिंग 8 आवर्स। तो इडल टाइम वेस्टिंग का कोई ऐसा हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। उसके अलावा उसने कहा ग्रॉस वेजेस ऑफ मिस्टर अफजाल की आप कैलकुलेट करें, तो हम उसकी जो है ग्रॉस वेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले डियरनेस अलाउंस, बेसिक पे रेट उसका कितना है, 1200 पर वीक है, और 48 आवर्स का एक वीक होता है। तो एक डे में कितने आ गए, 8 जो है उसने हमें आवर्स बताए हुए थे। तो हमने क्या किया, 1200 को 8 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास पर आवर रेट आ गया, आवरली रेट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्राफ्टिंग की उसकी जो है वो से जो है वो उसकी वेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्राफ्टिंग की वेजेस के लिए हमने क्या किया, बेसिक पे सिंपली जितने भी उसने आवर्स काम किया है उसको ने मल्टीप्लाई कर दिया, पर आवर्स के रेट के हिसाब से उसने 20 आवर्स काम किया था तो 3000 बन गया। और रोमान प्रीमियम बैलेंस का जो हम रेट कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी आवर्स सेव किए हैं, इसने 5 आवर्स सेव किए और टोटल आवर्स अलाउड कितने थे 25, उसको मल्टीप्लाई 100 करें तो हमारे पास रेट आ जाता है। और वही रेट हमने किसका लेना होता है, बेसिक पे को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 यहाँ पे आना था, 5 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाना था 20%। और ये 20% ऑफ 3600 बन जाना था, इन दोनों को आप ऐड करने थे तो आपके पास 3600 इसकी क्राफ्टिंग की आ जानी थी। अब असेंबलिंग की हमने कैलकुलेट करनी है, हमने उसकी टोटल वेजेस बतानी है, जिसमें हमने डियरनेस अलाउंस भी ऐड करना है। क्यों, क्योंकि उसने कहा आप उसकी वीक की वेज बताएं, उसने कहा कैलकुलेट ग्रॉस वेज ऑफ मिस्टर अफजाल फॉर द वीक, तो उसमें डियरनेस अलाउंस भी ऐड होना था। असेंबलिंग में हमने पहले बेसिक पे उसकी फाइंड आउट कर ली उसी तरीके से, फिर उसके बाद प्रीमियम रेट फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे 30 आवर्स थे, 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 30 करना था, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई 100 करना था, तो ये हमारे पास रेट आ जाना था जो कि 33.34% आना था। बेसिक रेट तो सेम, बेसिक वे सेम आनी थी क्योंकि उसने यहाँ पे भी 20 घंटे ही काम किया था। तो हमने इसका 3000 का 33.33% लिया, तो 1000 बन गया, इसको हमने ऐड कर दिया, तो 4000 इसकी टोटल पे इसकी आ गई असेंबलिंग डिपार्टमेंट की। 3600 और 4000 को ऐड करने के बाद डियरनेस अलाउंस जो उसको 2400 मिलना है वो भी ऐड किया, तो हमारे पास उसकी टोटल वेजेस पर वीक कितनी बन गई, 10,000। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो ये उसने आपसे पूछा हुआ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी देखें, तो वो कहता है कि ऑटोमोबाइल मोबाइल फैक्ट्री विल यूज 5 लाख टायर्स फॉर इट्स प्रोडक्शन इन कमिंग ईयर। तो ये उसकी पूरे साल की प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो ये उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट थी। द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज रुपीज 8000, तो ये उसकी क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है। उसने कहा द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग अ टायर फॉर होल ईयर इज रुपीज 2000, तो ये उसकी क्या है, कैरिंग कॉस्ट है, कि पूरे साल के लिए जब वो उसको किसी भी टायर को स्टोर करता है तो उसकी कैरिंग कॉस्ट कितनी बन जाती है, 2000, यानी कि गोदाम में उसको रखा, उसके लिए जो मतलब एक टायर की तो हिसाब नहीं ना होगा, आप सारे टायर जितने भी गोदाम में रखेंगे उसके लिए जितना भी आपको चौकीदार का खर्चा आएगा, गोदाम की जितनी आएगी, तो उन सबको आप टोटल नंबर ऑफ उसकी जो गोदाम की कैपेसिटी के टायर्स है उस पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास पर टायर उसकी जो है वो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी, जो कि 2000 रुपीज आ गया। ये उसने आपको पहले से बताया हुआ है। लीड टाइम ऑन एन ऑर्डर इज 5 days, तो ये हमारा जनरल एवरेज लीड टाइम है आपका उसके लिए कि कितने दिनों में आपको, अगर आप ऑर्डर करें तो आपको कितने दिनों में ऑर्डर मिल जाता है, तो 5 दिनों में मिलता है। विशेष टू कीप रिजर्व सप्लाई ऑफ 2 days यूजेज। अब 2 days यूजेज उसने कहा कि कीप रिजर्व सिंपली मींस सेफ्टी स्टॉक। अब ये मैं जो वर्ड्स अंदर से निकाल के आपको बता रहा हूँ ना, जिन्होंने मेरे से सेशन लिया हुआ है उन्हें पता है कि हम ये चीजें कर चुके हुए हैं। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, उसके अलावा जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट, तो यही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है। उसमें आपने वैल्यूज पुट करनी थी और आपके पास ईओक्यू आ जाना था। और री ऑर्डर पॉइंट के लिए आपको सेफ्टी स्टॉक चाहिए था, तो वो सेफ्टी स्टॉक आपको ऑलरेडी गिवन था, तो आपने
क्योंकि उसने बता दिया था कि कितने हैं 2 डेज की, मतलब उसकी जो रिजर्व है। तो एक दिन की कितनी है 2000, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितनी हो जानी थी 4000। अब एक दिन की हमें कैसे पता चली, उसने ये मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे बताता हूँ, वो भी आपको फाइंड आउट हो जाएगा। वो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखिए ना, टोटल साल में कितने दिन होते हैं 250, और आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 5 लाख। तो आप 5 लाख को 250 पे डिवाइड करें ना, तो 250 दो बार 500, तो ये आगे 30, तो 2000 आपकी डेली रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो डेली रिक्वायरमेंट को मल्टीप्लाई बाय 2 डेज करेंगे तो आपके पास सेफ्टी स्टॉक कितना आ जाएगा 4000। अब हमने एनुअल रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये जो एनुअल रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 2 OC, देखिए ना, सॉरी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट, उसका स्क्वायर रूट। अब ये डाटा आपको गिवन था, ये मैंने यहाँ पे आपको सारा वहां पे बता दिया है। इस फॉर्मूला में आपने वैल्यूज पुट करनी थी, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख एनुअल रिक्वायरमेंट है, 8000 ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट 2000 है, ये 4 लाख, इसका स्क्वायर रूट लेना था तो 2000 टायर्स आ जाने थे। आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी 2000 है। अब री ऑर्डर पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे आपको दोबारा से ऑर्डर करना होता है, तो इसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे बता दिया री ऑर्डर पॉइंट का। आपने डेली रिक्वायरमेंट जो होती है उसको आपने एवरेज जो आपके डेज फॉर लीड टाइम जो थे 5 डेज जो आपको गिवन थे उससे मल्टीप्लाई कर देना था, और प्लस आपने क्या कर देना था सेफ्टी स्टॉक। तो ये रीऑर्डर पॉइंट मतलब इतने जब आपके पास रह जाते हैं ना, आपके पास इतनी प्रोडक्ट आपके पास जो होती है, इन्वेंट्री अवेलेबल होती है, तो उसके बाद आप दोबारा से ऑर्डर कर देते हैं। यानी कि 14,000 टायर्स जब आपके पास पड़े होने थे तो आपने दोबारा से ऑर्डर प्लेस कर देना था, क्योंकि आपको 5 दिन लग जाते हैं ऑर्डर आने में। तो 5 दिन लगते हैं, तो इट मीन कि हर दिन 2,000 टायर यूज हो जाएंगे, तो 10,000। और ये तो आपका सेफ्टी स्टॉक है, ये आप बहुत ही इमरजेंसी, क्योंकि कभी 5 से ज्यादा दिन भी लग सकते हैं ना, तो ये आप तब यूज करते होते हैं, अदरवाइज आप यूज नहीं करते होते। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सिंपल था। उसने आपसे इनकम स्टेटमेंट पूछी हुई थी और आपको सारा डाटा गिवन था। सिंपली आपने क्या करना था, आपने वहां से डाटा को एक्सट्रैक्ट करके इनकम स्टेटमेंट बना देनी थी। उसके लिए जाहिर है आपको बैलेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टेटमेंट भी बनाने की जरूरत थी, लेकिन क्योंकि उसने आपसे डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट पूछी थी, तो आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखते हैं। तो उसमें उसने हमें, अगर हम डाटा देखें, सेल्स उसने 45 लाख की दी, परचेजेस दे दी, टूल्स एक्सपेंसेस अब कहाँ पे आने थे, फैक्ट्री ओवरहेड में। जो आपका डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट फैक्ट्री ओवरहेड में, वर्क इन प्रोसेस ये आपका जो है वो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से पहले आती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ओपनिंग ऐड करते हैं, क्लोजिंग माइनस करते हैं, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाती है। परचेजेस रिटर्न्स आपने परचेज में से माइनस कर देनी थी। फायर इंश्योरेंस था, ये आपका एफएच का आइटम है। डायरेक्ट लेबर जी आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। मिसलेनियस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एफएच का आइटम। सेलिंग एक्सपेंसेस आपने ऑपरेटिंग इनकम में से माइनस करने थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ये। रॉ मटेरियल जो है वो ओपनिंग आ गया आपके पास 1,50,000 का। फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस आ गया, जो कि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड करने होते हैं। ओपनिंग फिनिश गुड्स, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाता है, उसमें से आप माइनस करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। इनडायरेक्ट लेबर एफएच का आइटम, पावर हीट एंड लाइट एफएच का आइटम, फिनिश गुड्स क्लोजिंग जो आपने वहां पे माइनस करनी है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी आपका जो है एफएच का आइटम। रॉ मटेरियल आपका क्लोजिंग आ गया। वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग बैलेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड एफएच का आइटम। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपने जो है वो आपकी इनकम में से माइनस कर देने थे, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आपने माइनस करने थे तो आपके पास इनकम नेट इनकम आ जानी थी। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट कर लेनी है। सिंपल सा है, सेल्स लिखी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस लेस रिटर्न्स, सारा डाटा आपको गिवन था। आपने जस्ट वैल्यूज पुट करके आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स आपके पास टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, उसमें आपने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी ऐड की, क्लोजिंग माइनस की, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया, उसमें आपने ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड की, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस की, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने सेल्स में से माइनस किया, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसमें से आपने सेलिंग और ऑपरेटिंग एडमिन एक्सपेंसेस माइनस किए, तो आपके पास नेट इनकम आ गई। ये आपका आंसर आ जाना था। सिंपली इसमें आपने क्या करनी थी, जस्ट कैलकुलेशंस करनी थी, फॉर्मेट आपको आता था, उसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी थी, ये आपके पास आंसर आ जाना था। अब इसका जो पार्ट बी है वो ब्रेक इवन एनालिसिस में था। उसने कहा था खिजरा मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन हैज फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर इज 4 लाख। तो आपकी उसकी जो है फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 4 लाख रुपीज है।
और उसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उसने आपको दे दी ₹20 और सेल्स पर यूनिट उसने आपको दे दी 100। तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80, और उसको आप डिवाइड कर देंगे फिक्स कॉस्ट के ऊपर। तो आपके पास क्या आ जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाना था। और उसको जब आप ब्रेक इवन पॉइंट में जो यूनिट्स आने थे उसको आप मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कर देते तो आपके पास ब्रेक इवन इन वैल्यू आ जानी थी। तो ये ए पार्ट इस तरीके से सॉल्व हो जाना था, जो कि आपका 2 नंबर का था। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाता है। उसने कहा इफ टर्न ओवर फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 8 लाख, टर्न ओवर कहते हैं सेल्स को। ठीक है, कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट अज्यूमिंग द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम। जब कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस सेम रह रही है तो हम सेल्स से जो हमारा प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसने कहा है कि आप प्रॉफिट टारगेट 4 लाख रुपीज है, तो आप जो है वो उसके लिए टर्नओवर कैलकुलेट करें। तो इसके लिए फार्मूलाज हैं, सिंपली आपने उन फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी थी तो वो आपके पास आ जानी थी। अब यहाँ पे हम अगर पार्ट बी देखें ना, तो पार्ट बी में हमने क्या करना था, सेल्स 8 लाख है, इसको हमने 8 लाख को यूनिट्स में ले लेना था, तो कितने 8000 यूनिट्स आ रहे थे। सो ये वैसे हमने लिए ताकि आगे हमें जरूरत पड़े तो हमें पता चले कि सेल्स इन यूनिट्स कितनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पर यूनिट की प्राइस गिवन थी ना। अब सेल्स में 8 लाख है, उसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स हमें पता होंगे तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो 8000 से मल्टीप्लाई हमने 20 पर यूनिट कॉस्ट है वेरिएबल, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 1,60,000 आ गया। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ गया, 6,40,000, ये उसने पूछा हुआ था। उसमें से हमने फिक्स कॉस्ट 4 लाख माइनस की तो नेट प्रॉफिट 2,40,000, ये भी उसने पूछा हुआ था। उसने कहा था कि आप प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड आउट करें, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो होता है ना, वो इसी तरह होता है कि आप सेल्स में से वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट माइनस करते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो टोटल होता है वो इस तरह से होता है कि आप टोटल सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमें नंबर ऑफ यूनिट्स का पता होना जरूरी था, क्योंकि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट उसने बता दी थी और उसने क्या वो सेम ही रही है। नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा था कि टारगेट प्रॉफिट 4 लाख। अब ये आप ना डायरेक्ट फॉर्मूला से करें तो ज्यादा बेहतर है, और उसके लिए फॉर्मूला होता है कि टोटल टर्नओवर जो होती है ना, वो ब्रेक इवन पॉइंट प्लस प्रॉफिट होता है। और ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो आपका जाहिर है फिक्स कॉस्ट से ही आता है, तो फिक्स कॉस्ट से आप जो है वो इसका प्रॉफिट का एक फार्मूला भी होता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप सेल्स के लिए प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला यूज करें। ठीक है, तो ये यहाँ से ही हमने ऊपर से ही एक्सट्रैक्ट किया, इसी फार्मूला से ही एक्सट्रैक्ट किया है। तो सेल्स किसकी इक्वल आ जाती थी, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट आपको कितना चाहिए, 4 लाख का और फिक्स कॉस्ट कितनी है, वो भी 4 लाख है, और डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितनी है 100, और आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 20। तो ये आपके पास आ जा रहा था 4 लाख प्लस 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 80। तो ये आपके पास 10,000 यूनिट्स जो है वो सोल्ड होने चाहिए। तो 10,000 यूनिट्स आपके पास सोल्ड होंगे तो तब आपके पास प्रॉफिट 4,000 आना था। तो ये आप इसको जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं। जस्ट आप किस तरीके से 10,000 यूनिट सोल्ड करके उसमें से कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस करें। जाहिर है कंट्रीब्यूशन मार्जिन में ना कॉस्ट चेंज हो जानी थी। अब 10,000 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये कितना बन जाएगा, 2 लाख रुपया। तो आपके पास टोटल सेल्स कितनी थी, 10 लाख होंगी, तो उसमें से 2 लाख माइनस हो जाएगा, पीछे कितना रह जाएगा 8 लाख। अब उठा 8 लाख में से 4 लाख फिक्स कॉस्ट माइनस होगी, तो तब 4 लाख प्रॉफिट आपके पास आएगा। और यही उसने कहा था कि आपको प्रॉफिट टारगेट कितना करना है, 4 लाख करना है, तो इसलिए इसने इसको हमने इस तरीके से किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अगेन आपका लेबर कॉस्टिंग में से था। ये मैं आपको सरसरी सा बता देता हूँ क्योंकि बहुत रिकॉर्डिंग लंबी हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, और जो क्लासेस होंगी उसमें भी हम अपने इन पेपर्स को देखेंगे। पेपर 2 को भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें सिंपल आपको इस दफा कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का जो है वो क्वेश्चन आया हुआ था, और उसके अलावा आपको 2 टैक्सेशन के न्यूमेरिकल आए हुए थे, बहुत इजी थे। और जो है वो ऑडिटिंग का भी पेपर, उसमें से भी क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो सकता था। जहाँ पे देखे ना कैट्स कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, ये मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए स्टूडेंट्स को, उसमें जो है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स पास पेपर सोल्यूशन में अवेलेबल था, क्योंकि ये ऑलरेडी 3-4 दफा क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। न्यूमेरिकल में आपको अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। ये होना था टैक्सेशन के दोनों न्यूमेरिकल आपको करने चाहिए थे। उसके अलावा आपको जो है वो फाइनेंस का ये न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इस तरीके से ये आपका ये पेपर भी सॉल्व हो जाना था। अच्छा, अगर आप लोगों को इस जो है वो सोल्यूशन की पीडीएफ चाहिए और बाकी जो क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किए, तो वो भी आप देखना चाहते हो, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और आप बाकी जो है वो सर एहतशाम जान भट्ट साहब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप कोई भी कमेंट है, आप अपनी राय जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मैं करेक्शन करके आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। ये जो अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल वाला, वहां पे उसकी डबल ट्रीटमेंट होनी थी, क्योंकि वो एडजस्टमेंट्स में थे, तो इस वजह से आपकी बैलेंस शीट इक्वल आ जाएगी। ठीक है,
ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।